हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो के अंदर हम गांधी जी के बारे में देखेंगे। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। देखो, 2 अक्टूबर 1869 को पोरबंदर गुजरात में इनका जन्म हुआ था। जो मृत्यु हुई थी वो 30 जनवरी 1928 को हुई थी। समाधि स्थल वो है राजघाट, नई दिल्ली के अंदर। पिता जो है ना वो करमचंद गांधी, माता है पुतलीबाई है। राजनीतिक गुरु है गोपाल कृष्ण गोखले। दक्षिण अफ्रीका से भारत आगमन 9 जनवरी 2015 इश्यू को। तो महात्मा गांधी की उपाध्याय यही अंग्रेजी सरकार द्वारा युद्ध प्रयासों में मदद के कारण महात्मा गांधी चंपारण सत्याग्रह के दौरान महात्मा गांधी को रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा राष्ट्रपिता आजाद हिंद रेडियो सिंगापुर से भगवान चंद्र बोस द्वारा महात्मा गांधी आंदोलन व सत्याग्रह चंपारण सत्याग्रह यह 1917 ईस्वी में प्रथम अहिंसात्मक असहयोग आंदोलन था। महात्मा अहमदाबाद मजदूर आंदोलन 1918 महात्मा गांधी द्वारा भारत में सर्वप्रथम भूख हड़ताल खेड़ा सत्याग्रह 1918 प्रथम पूर्ण किसान सत्याग्रह खिलाफत आंदोलन 1919 सर्वप्रथम असहयोग आंदोलन की अभिव्यक्ति। फिर असहयोग आंदोलन 1920 प्रथम जन आंदोलन की अभिव्यक्ति। सविनय अवज्ञा आंदोलन दांडी मार्च 1930 नमक सत्याग्रह भारत छोड़ो आंदोलन व अगस्त क्रांति 1942 नारा करो या मारो। फिर महात्मा गांधी के प्रमुख आश्रम फिनिक्स फॉर्म डरबन अफ्रीका 1940 ईस्वी, टोलस्टॉय फॉर्म जोहान्सबर्ग अफ्रीका 1910 ईस्वी, साबरमती आश्रम साबरमती नदी अहमदाबाद 1915 ईस्वी, सत्याग्रह आश्रम कोश्रम अहमदाबाद 1915 ईस्वी। गांधी जी की प्रमुख बसें इन स्वराज सत्य के साथ मेरे परिवार मेरे सपनों का भारत है, गीता बोध है, द ग्रीन पैम्फलेट है, सर्वोदय है। गांधी जी के प्रमुख समाचार पत्र इंडियन ओपिनियन है, नवजीवन हिंदी है, यंग इंडिया अंग्रेजी है, हरिजन सेवक हिंदी। फिर असहयोग आंदोलन अब जो 1920-1922 से त्याग जो महात्मा गांधी द्वारा हिंद की उपाधि तथा जूल पदक बहुत पदक का त्याग आरंभ है 1 अगस्त 1920 ईस्वी। चोरी चोरा कांड 5 फरवरी 1922 ईस्वी, गोरखपुर उत्तर प्रदेश में हिंसा अंत बारडोली प्रस्ताव गुजरात 12 फरवरी 1922 ईस्वी। सविनय अवज्ञा आंदोलन नमक सत्याग्रह अवधि 1930 से 1931 ईस्वी। दांडी मार्च यात्रा 12 मार्च 1930 ईस्वी। कुल अनुयायी 78 है। स्थान है कांसी साबरमती आश्रम। समापन है 5 अप्रैल 1930 ईस्वी। कुल यात्रा है 358 किलोमीटर 241 मील। फिर आरंभ है 6 अप्रैल 1930। स्थान है दंडी समुद्री तट। घटना मुठ्ठीभर नमक उठाकर नमक कानून तोड़ा। फिर अंत है 5 मार्च 1931 ईस्वी। गांधी इरविन दिल्ली पैक्ट समझौते द्वारा द्वितीय गोलमेज सम्मेलन द्वारा गोलमेज सम्मेलन लंदन में 17 सितंबर 1931 से 31 दिसंबर 1931 तक चला। इसमें कांग्रेस के एकमात्र प्रतिनिधि के रूप में गांधी जी ने हिस्सा लिया। गांधी जी द्वारा वह केवल इसी गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया गया था। फिर एक क्रिप्स मिशन आगमन है 1942 ईस्वी। अध्यक्ष है सर स्टेफन क्रिप्स। उद्देश्य है ब्रिटिश सरकार द्वारा भारतीयों का युद्ध में असहयोग प्राप्ति हेतु। ठीक है, फिर बाद में देखें आलोचना। देखो, उत्तर दी थी चेक महात्मा गांधी ऐसे बैंक पर जो दिवालिया हो चुका है। पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत छोड़ो आंदोलन वर्ष अगस्त 1942 ईस्वी। अन्य नाम में अगस्त क्रांति पुनः समझौता 1932 निम्नलिखित में से किन नेताओं से संबंधित था? तो वो थे महात्मा गांधी और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। महात्मा गांधी ऐसे समझ निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। और उसमें से देखो, प्रारंभ में महात्मा गांधी द्वारा फिनिक्स फॉर्म का गठन किया गया। श्रम के सिद्धांत के प्रयोग के लिए किया गया था। गांधी के अनुसार उनकी कल्पना के स्वतंत्र भारत में मतदान का अधिकार उसी को होगा जो किसी न किसी रूप में कार्य श्रम करता हो। ठीक है, ये आंसर इसका। फिर ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन के खिलाफ जन आंदोलन को संगठित करने के अलावा महात्मा गांधी इन निम्नलिखित किन गतिविधियों पर भी ध्यान केंद्रित किया था? तो वह अस्पृश्यता का उन्मूलन, हिंदू मुस्लिम सद्भाव को बढ़ावा देना। फिर बाद के अंदर है गांव और कारीगर अर्थव्यवस्था का पुनरुद्धार। फिर भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान करो या मरो नारा किसने दिया था? महात्मा गांधी ने दिया था। फिर देखो, इनका जो स्थान है ना वो था ग्वालियर। ये वापिस देखेंगे। तो गांधी ने हरिजन यात्रा कब कर प्रारंभ की थी? वो 3 नवंबर 1933 को। फिर गांधी जी ने 1921 में स्वराज ध्वज डिजाइन किया था कि इसके 3 रंगों में शामिल थे, लाल हरा सफेद। इनमें से कौन सा महात्मा गांधी के साथ चंपारण सत्याग्रह के दौरान संबंध नहीं था? सच्चिदानंद सिन्हा नहीं थे। चंपारण में अशोक गया संतोष का प्रमुख कारण था। तो वो यूरोपीय बागान मालिकों के द्वारा नील उगाने के बाध्य किए जाने के कारण दक्षिण अफ्रीका से लौटने के बाद महात्मा गांधी ने अपनी प्रमुख सार्वजनिक उपाधि कब दर्ज की थी? तो वो जो की थी 1916 में। दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटने के बाद महात्मा गांधी की पहली सार्वजनिक उपस्थिति निम्नलिखित में से कौन सी थी? तो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का उद्घाटन। फिर है
एक सेकेंड, ये वाला क्वेश्चन हम देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा भारत में अंग्रेजों के खिलाफ महात्मा गांधी के नेतृत्व में पहला जन आंदोलन था? तो वो था हमारा खिलाफत आंदोलन। फिर एक सेकेंड, ये वापिस देखने हैं। देखो, जो आलोचना है ना, उत्तर दी थी चेक महात्मा गांधी ऐसे बैंक पर जो जुआलिया हो चुका, पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत छोड़ो आंदोलन वर्ष वो अगस्त 1942, अन्य नाम है अगस्त क्रांति। फिर बात के अंदर है, देखो स्थान है ग्वालियर, टैंक मैदान, बॉम्बे। प्रसिद्ध नारा करो या मरो, महात्मा गांधी 8 अगस्त 1942 ईस्वी की रात्रि। समकालीन गवर्नर जनरल लॉर्ड लिंथ लिथ को 1933 और 44 आनंद 9 अगस्त 1942 ईस्वी को। ऑपरेशन है जीरो ओवर 9 अगस्त 1942 ईस्वी की। प्रातःकाल कांग्रेस नेताओं की गिरफ्तारी। ठीक है, फिर बाद के अंदर हम देखते हैं आगे का। देखो 1918 अहमदाबाद कपड़ा मिल हड़ताल में गांधी जी को किसने बुलाया था? अनुसुईया साराभाई। किस अवसर पर गांधी जी ने केसर ए हिंद की उपाधि त्याग दी थी? वह असहयोग आंदोलन। हिंद स्वराज के लेखक है तो वो है महात्मा गांधी। भारत छोड़ो और आंदोलन के बारे में अधोकथित कथनों को पढ़ी है। फिर उसमें से देखो, जो यह किस मिशन की असफलता के बाद प्रारंभ हुआ था? ये तो सही है, गांधी जी ने जेल से आंदोलन का नेतृत्व किया था, ये गलत है। फिर बाद में कांग्रेस कार्यकारिणी समिति ने निम्न किस स्थान पर असहयोग आंदोलन को समाप्त करने का समन्वित प्रस्ताव पारित किया था? तो वह बारडोली में। चौरी चौरा का घटना कब हुई थी? फरवरी 1922 में। निम्नलिखित घटनाओं का सही क्रम है, तो सही है। देखो, फर्स्ट पे आएगा बंगाल का विभाजन है, दूसरा पे आएगा जलियांवाला बाग नरसंहार है, फिर थर्ड पे आएगा साइमन कमीशन है, और फोर्थ पे आएगा भारत छोड़ो आंदोलन है। ठीक है, फिर बाद का देखो, बंगाल विभाजन 16 अक्टूबर 1905 और जलियांवाला बाग नरसंहार 13 अप्रैल 1919। साइमन कमीशन रिपोर्ट 1927। इस भारत छोड़ो आंदोलन 1919 महात्मा गांधी किसके संबंधित नहीं थे? उपतंत्र से संबंधित नहीं थे। भारत छोड़ो आंदोलन के समय किसने करो या मरो का नारा दिया था? महात्मा गांधी। भारत छोड़ो आंदोलन द्वितीय विश्व युद्ध के समय 8 अगस्त 1942 को आरंभ किया गया था, जिसका लक्ष्य भारत जैसे ब्रिटिश साम्राज्य का समाप्त करना था। आंदोलन को अगस्त क्रांति के नाम से भी जाना जाता है। यह आंदोलन भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान काकोरी कांड के ठीक 17 साल बाद 9 अगस्त 1942 को गांधी जी के आह्वान पर पूरे देश में ऐसा हुआ। भारत छोड़ो आंदोलन के समय करो या मरो का नारा महात्मा गांधी ने दिया था। भारत छोड़ो आंदोलन का नारा यूसुफ मेहर अली ने दिया था। फिर महात्मा गांधी ने किसी उत्तर दिनांकित स्टेट कहा था कि मिशन सबरमती आश्रम से सागर तब तक के दांडी मार्च में कुल कितने महिलाओं ने भाग लिया था? तो वो लिया था 3 ने। कौन सा मुद्दा उन मांगों का हिस्सा नहीं था जो गांधी जी की गवर्नर जनरल इरविन को भेजा था? तो भारत का पूर्ण आंतरिक सवाल था। फिर आईसीसी के बॉम्बे सत्र में पारित परिचित भारत छोड़ो प्रस्ताव का स्वीकार हुआ था 8 अगस्त 1942। फिर है कथन है दोनों सही है। ठीक है, या दोनों सही और वाक्य भी सही करता है। महात्मा गांधी की संकल्पना के उपयोग की गई अहिंसा की मात्र मात्र से एक उन्मुख समाज की पहचान होगी। फिर इसी कारण से उन्होंने अपने राज्य और अजप्तावादी राज्य के मध्य स्पष्ट विभेद किया था। महात्मा गांधी के विचारों से संबंधित कथनों पर विचार कीजिए। आदर्श राज्य में से कोई राजनीतिक शक्ति नहीं है, नहीं है, क्योंकि फिर है इसका आंसर है दोनों ही सही है। ऐसे देखो, ऐसे राज्य से कोई न्यायालय और कानून नहीं होगा, तो ये दोनों ही सही है। मैंने घुटने टेक कर रोटी मांगी लेकिन उसके बजाय पत्थर मिला, ऐसे प्रत्युत्तर से आश्चर्यचकित नहीं हूँ। ब्रिटिश राष्ट्र केवल शक्ति के सामने झुकता है। उस स्वतंत्रता सेनानी का नाम बताइए जिन्होंने गवर्नर जनरल तो ये पक्तियां लिखी थी? तो होते महात्मा गांधी। चंपारण में नील किसानों की दुर्दशा की और गांधी जी का ध्यान किसने आकर्षित किया था? राजकुमार शुक्ल ने। निम्न में से कौन सा मुद्दा उन मांगों का हिस्सा नहीं है जो गांधी जी ने गवर्नर जनरल इरविन को भेजी थी? तो वह भारत को पूर्णतः आंतरिक स्वराज था। गांधी जी द्वारा गांधी जी द्वारा स्थापित निम्नलिखित आवश्यक संस्थानों को कालमानों पर अनुसार लगाइए। तो सबसे पहले आएगा हमारा फिनिक्स सेटलमेंट है फर्स्ट पे।
फिर 2 पे है टोल स्टोर फॉर्म है, थर्ड पे है कोचराव आश्रम है, फोर्थ पे है सेवाग्राम आश्रम है। गांधी जी विश्वास करते थे साधन और साध्य दोनों न्याय संगत होने चाहिए। इन्हीं में से किस आंदोलन को वापस लेने पर सुभाष चंद्र बोस ने कहा था कि यह तो असहयोग को स्वीकार करना है। सविनय अवज्ञा आंदोलन महात्मा गांधी ये क्षणिक भूत की तरह धूल उड़ाते हैं, इस तरह नहीं उड़ाते। यह कथन किससे संबंधित था? तो वो था भीमराव अम्बेडकर से। चंपारण में 3 कटिया प्रथा का तात्पर्य था 3/20 भूभाग पर नील की खेती करना। असहयोग आंदोलन के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा असत्य कथन है? तो जो असत्य कथन है वो इस आंदोलन को वापस लेने के लिए जाने के कारण कांग्रेस का विभाजन हो गया था। फिर किसने क्रिप्स मिशन को दिवालिया बैंक के नाम अगली तारीख का चेक की संज्ञा दी थी? तो वो है मोहन दास गांधी किया था। फिर दांडी यात्रा शुरू हुई थी तो मार्च 1930 में शुरू हुई थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन ने गांधी इरविन समझौता का अनुमोदन किया था? तो वो एक राज्य अधिवेशन। इनमें से किसने गोरक्षा समिति या स्थापित की थी? तो वो है महात्मा गांधी। महात्मा गांधी जो है दक्षिण अफ्रीका में प्रकाशित समाचार पत्र का नाम क्या था? द इंडियन ओपिनियन था। फिर महात्मा गांधी के द्वारा आरंभ किया गया निम्नलिखित में कौन सा प्रथम सत्याग्रह था? तो वह चंपारण सत्याग्रह था। फिर बाद के अंदर है देखो कौन सा पहलू गांधी के स्वदेशी के दायरे में नहीं आता है? तो वो धार्मिक नहीं आता है। दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी के आश्रम का नाम था फिनिक्स था। चंपारण प्रसिद्ध जांच समिति का सदस्य निम्नलिखित में से कौन नहीं था? तो वो अनुग्रह नारायण नहीं था। महात्मा गांधी के चंपारण सत्याग्रह का किसने विरोध किया था? एनजी रगा ने किया था। गांधी जी के नेतृत्व करने वाले आंदोलन को स्वफुट क्रांति कहा गया है। तो वह भारत छोड़ो आंदोलन। गांधी जी की मृत्यु पर किसने कहा था हमारा जीवन से प्रकाश चला गया है? तो जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। किसने यह लिखा था कि भारत की मुक्ति महात्मा गांधी के नेतृत्व में नहीं होगी? सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। खिलाफत कमेटी ने अपने किस स्थान पर संपन्न बैठक में गांधी जी के सरकार के विरुद्ध अहिंसात्मक असहयोग विरोध के सुझाव को स्वीकार किया था? तो वह इलाहाबाद। महात्मा गांधी ने दांडी यात्रा किस आदर्श वाक्य के साथ आरंभ की थी? तो वो की थी अंत तक लड़ो। चंपारण संघर्ष में मुझे किसने महात्मा गांधी का साथ दिया था? तो वो दिया था राजेंद्र प्रसाद और नारायण सिन्हा। गांधी के हिंद स्वराज में कितने अध्याय थे? तो वो थे 20। किसमें गांधी जी ने पहली बार हथियार के रूप में भूख हड़ताल का इस्तेमाल किया था? अहमदाबाद कारखाने की हड़, हड़ताल। एम के गांधी के हिंद स्वराज के संबंध में त्रुटिपूर्ण कथन का पहचाने। तो त्रुटिपूर्ण कथन है वो स्वराज को शासन के रूप में परिभाषित करती है, ये गलत है। त्रुटिपूर्ण है। महात्मा गांधी की अध्यक्षता में गुजरात सभा ने किस आंदोलन में प्रमुख भूमिका निभाई थी? तो वह खेड़ा के कश्यपों का आंदोलन। शक्ति के विरुद्ध अधिकार की इस लड़ाई में विश्व की सहानुभूति चाहता हूँ, यह कथन किससे संबंधित है? तो गांधी की दांडी यात्रा से। नमक सत्याग्रह के समय गांधी को गिरफ्तार कर लिया जाने पर आंदोलन के नेता का स्थान किसने ग्रहण किया था? तो अब्बास अय्यब जी ने किया था। 14 जुलाई 1942 को कांग्रेस कार्य या समिति द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव कहाँ पारित किया गया था? वर्धा में किया गया था। भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी द्वारा स्थापित साबरमती आश्रम किस नगर के बाहर स्थित था? तो वो था अहमदाबाद। एम के गांधी ने निम्नलिखित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेसों के अधिवेशनों में से किस एक सर्वोत्तम में भाग लिया था? तो वो है हमारा कलकत्ता अधिवेशन 1901। जलियांवाला बाग नरसंहार पर कांग्रेस जांच समिति की रिपोर्ट के प्रारूप लिखने के कार्य सौंपा गया था? तो वो महात्मा गांधी को सौंपा गया था। स्वदेश शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो वो महात्मा गांधी ने किया था। महात्मा गांधी द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष आरंभ किया गया था? 1949। फिर किसने गांधी इरविन समझौते में महात्मा गांधी के लाभ को सांत्वना पुरस्कार कहा था? एलन केम्पवेल जॉनसन। गांधी के हिंद स्वराज्य के संबंध में निवासी कथनों पर विचार कीजिए। फिर है इसमें सही है तो फर्स्ट और थर्ड सही है। यह पश्चिम सभ्यता की समीक्षा थी। यह हिंसक राष्ट्रवाद के प्रति गांधी का प्रचुरन थी। कलकत्ता के विशेष अधिवेशन 1920 जिसमें आईएसओ का असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव पास हुआ, उसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो मोतीलाल लाल लाल लालपत राय ने की थी। गांधी अम्बेडकर की अनेक बहसों में से कौन सी बहस गलत थी? तो वो थी गांधी साम्यवाद के संपर्क थे, अम्बेडकर इसका विरोधक थे, ये गलत है। फिर पत्थरों पे विचार करना है। जो सही है ना देखो वो है हमारे दोनों सही है। हिंद स्वराज पश्चिम की सभ्यता मूल्य का आलोचना है। हिंद स्वराज हिंसक राष्ट्रवाद का एक प्रत्युत्तर है। फिर गांधी ने किस पुस्तक में पश्चिम सभ्यता को शैतानी सभ्यता कहा है? तो वो है हमारी हिंद स्वराज। गांधी जी की आत्मकथा का नाम था तो सत्य के साथ मेरे प्रयोग।
फिर निम्नलिखित में से क्या गांधी के एकादश महावर्त में शामिल नहीं है? तो वह अनुशासन नहीं है। निम्नलिखित सिद्धांतों में से कौन सा गांधी दृष्टि से संबंधित नहीं है? तो वो निष्क्रिय प्रतिरोध नहीं है। मार्क्सवाद से हिंसा को निकाल दिया जाए तो वह गांधीवाद कहा जा सकता है। यह समीकरण दिया गया था तो मशरू वाला द्वारा। गांधी ने किस पुस्तक में सभ्यता को शैतानी सभ्यता कहा है? तो वह हिंद स्वराज। वह कौन सी योजना थी जिसके बारे में गांधी ने टिप्पणी की थी? यह एक क्षतिग्रस्त बैंक के नाम से आगे की तारीख की कला का चेक है। तो वह क्रिप्स मिशन योजना। फिर है बिना आधार चरित्र के, बिना ज्ञान नैतिकता के, बिना वाणिज्य मानवता के, बिना विज्ञान और त्याग के, बिना पूजा व्यर्थ यह कथन है महात्मा गांधी का है। महात्मा गांधी की समाजवाद की अवधारणा अधिक निकट है तो फेबियन समाजवाद से। किसे महात्मा गांधी को अर्थनगन फकीर कहा है? चर्चिल ने। फिर साधन बीज की तरह होते हैं और साध्य वृक्ष है। जो जो बीज जो बीज और वृक्ष से में संबंध है वह अनुमूल्य संबंध साधन और साध्य में। यह किसने कहा था? महात्मा गांधी ने कहा था। गांधी दर्शन में समाजवाद का विकल्प है, सर्वोदय है। फिर किसने ट्रस्टीशिप की अवधारणा का प्रतिपादन किया था? तो है महात्मा गांधी। गांधी जी की दृष्टि में स्वराज का अर्थ है तो है सबके शुभ का अनुसरण। गांधी की दृष्टि से अस्पृश्यता की बुराई को दूर करने का प्राथमिक उत्तरदायित्व है उच्च जाति के हिंदुओं का। फिर भारत राष्ट्रीय कांग्रेस के 1924 के अधिवेशन में महात्मा गांधी द्वारा मात्र एक बार अध्यक्षता की गई। यह अधिवेशन कहाँ हुआ था? बेलगांव हुआ था। महात्मा गांधी ने भारत में पहला आंदोलन किस स्थान से प्रारंभ किया था? चंपारण से किया था। चंपारण के किसानों का नेतृत्व करने के लिए गांधी जी को किसने आमंत्रित किया था? तो वह है राजकुमार शुक्ल ने। महात्मा गांधी को किस संघर्ष के दौरान भारतीय एम्बुलेंस इकाई का गठन करने के लिए केसरीय हिंद सम्मान से नवाजा गया था? तो वह द्वितीय बोई युद्ध और प्रथम विश्व युद्ध। गांधी ने असहयोग आंदोलन कब शुरू किया था? 1920 में किया था। गांधी जी का असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव पूर्ण पूर्ण बहुमत से 1920 में स्वीकृत हुआ था नागपुर अधिवेशन में। चोरी चोरा की घटना का संबंध किससे है? वह है असहयोग आंदोलन से। असहयोग आंदोलन के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन आ सकते हैं? तो इस आंदोलन को वापस लिए जाने के कारण कांग्रेस में विभाजन हो गया था। यह आ सकते हैं। फिर असहयोग आंदोलन को समाप्त करने का निर्णय लिया गया था 12 फरवरी 1922 को बारडोली में हुई कांग्रेस की बैठक में। फिर बाद में है पंडित जवाहरलाल नेहरू। देखो पंडित जवाहरलाल नेहरू के बारे में देखा तो जन्म हुआ था 14 नवंबर 1889 को इलाहाबाद में हुआ था। जो पिता है मोतीलाल नेहरू है, माता है स्वरूप रानी है। मृत्यु है 27 फरवरी 1964 को नई दिल्ली में। 1912 में कांग्रेस के बांकीपुर अधिवेशन में नेहरू ने पहली बार भाग लिया था। जवाहरलाल नेहरू 1924 में इलाहाबाद नगर निगम के अध्यक्ष चुने गए और उन्होंने शहर के मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में 2 वर्ष तक सेवा की। 1927 में कांग्रेस की ओर से नेहरू ब्रुसेल्स बेल्जियम आयोजित साम्राज्यवादी सम्मेलन में भाग लिया और कहा हमारा दुश्मन इंग्लैंड नहीं है, हमारा दुश्मन तो साम्राज्यवाद है। दिसंबर 1929 में कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन लाहौर में आयोजित किया गया जिसमें जवाहरलाल नेहरू इस अधिवेशन के प्रथम बार अध्यक्ष चुने गए। इस सत्र के दौरान एक प्रस्ताव भी पारित किया गया जिसमें पूर्ण स्वराज की मांग की गई तथा 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाने की घोषणा हुई। 26 जनवरी 1930 ईस्वी को प्रथम स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया गया। नेहरू कांग्रेस के 1936 में लखनऊ अधिवेशन और 1937 में फैजपुर अधिवेशन इनके अध्यक्ष चुने गए थे। फिर 1938 के हरिद्वार अधिवेशन में सुभाष चंद्र बोस ने जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में राष्ट्रीय योजना समिति का गठन किया। फिर 1939-1947 तक ब्रिटिश सरकार ने अगस्त हर प्रस्ताव क्रिप्स मिशन, वेल्स योजना, कैबिनेट मिशन आदि के माध्यम से अनेक संवैधानिक परिवर्तन किए। इन सभी ने नेहरू जी की अहम भूमिका रही थी। 2 सितंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में अंतिम सरकार का गठन हुआ था। 15 अगस्त 1947 को पृष्ठ विद डेस्टिनी भाषण दिया। 15 अगस्त 1947 से 26 जनवरी 1950 तक डोमिनियन भारत के प्रथम प्रधानमंत्री बने। फिर 26 जनवरी 1950 से 27 मई 1964 तक रिपब्लिक भारत के प्रथम पहले प्रधानमंत्री बने। पुस्तक है डिस्कवरी ऑफ इंडिया भारत एक खोज, अहमदनगर जेल में 1944 में लिखी, 1946 में प्रकाशित हुई। ग्लिम्प्स ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री विश्व इतिहास की झलक
1930-33 के मध्य विश्व इतिहास से संबंधित इंदिरा जी के लिखे पत्रों का संकलन 1934 में प्रकाशित। ए लेटर फ्रॉम ए फादर टू हिज डॉटर, पिता के पत्र पुत्री के नाम। नेहरू द्वारा 1928 में इंदिरा को भेजे दो पत्रों का संकलन 1929 में प्रकाशन है। एन ऑटोबायोग्राफी, आत्मकथा मेरी कहानी, यह नेहरू जी की जीवनी है जो टुवर्ड्स फ्रीडम के नाम उनसे यूएसए में प्रकाशित हुई थी। राजनीति से दूर, फिर इतिहास के महापुरुष जवाहरलाल नेहरू ने जो जोशिप ब्रोज, टिटो और अब्दुल गमाल नासिर के साथ मिलकर एशिया और अफ्रीका में उपनिषेधवाद के खात्मे के लिए एक गुट निरपेक्ष आंदोलन की रचना की। उन्हें वर्ष 1955 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया। 19 अप्रैल 1954 को भारतीय प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू तथा चीनी प्रधानमंत्री जोंग एन आई के मध्य पंचशील समझौता है। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू द्वारा सन 1947 के 14 अगस्त के मध्य रात्रि को दिए गए प्रसिद्ध भाषण को किस नाम से जाना जाता है? ट्रिश विद डेस्टिनी, किसने 2 अक्टूबर 1959 को नागौर राजस्थान में पंचायती राज की आधुनिक त्रिस्तरीय प्रणाली का उद्घाटन किया था? तो जवाहरलाल नेहरू। फिर है किसने भारतीय संविधान सभा में उद्देश्य संकल्पित किया था? तो वह जवाहरलाल नेहरू। फिर बाद में है गुट निरपेक्ष आंदोलन नाम के सह संस्थापक थे, तो जवाहरलाल नेहरू थे। ग्लिम्स ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री नामक पुस्तक लिखी थी, तो जवाहरलाल नेहरू ने लिखी थी। निम्नलिखित में से किसे किसका यह किस यह कथन किसका है कि राष्ट्रवाद तत्व अतीत की उपलब्धियां, परंपराओं और अनुभवों की सामूहिक स्मृति है और राष्ट्रवाद जितना शक्तिशाली आज है उतना कभी नहीं था? तो वह जवाहरलाल नेहरू। फिर कौन सी पुस्तक जवाहरलाल नेहरू द्वारा नहीं लिखी गई थी? तो वो है भारत एक त्रिविभाजन, इंडिया डिवाइडेड है। भारत ने 1954 में 54 में चीन के साथ पंचशील सिद्धांत की घोषणा की। इस सिद्धांत में निम्नलिखित में कौन शामिल नहीं है? तो वह अंतरराष्ट्रीय स्तर समाजवाद का प्रोत्साहन, यह शामिल नहीं था। फिर है 1938 में गठित नियोजित नियोजित समिति का अध्यक्ष कौन है? जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू के अनुसार धर्म है व्यक्ति के आर्थिक जीवन से संबंधित मूल। फिर नेहरू ने स्वयं पर जिन व्यक्तियों का सर्वाधिक प्रभाव स्वीकार किया वह समूह पहचानिए। फिर मोतीलाल नेहरू, गांधी, रविंद्रनाथ टैगोर। किसने भारत की संविधान सभा को चला ये मान राष्ट्रीय का है? वो जवाहरलाल नेहरू। निम्नलिखित में से किसने यह विचार व्यक्त किया था कि एशिया में समाजवादी आंदोलन का राष्ट्रवाद शत्रु है? तो जवाहरलाल नेहरू। 1945 में कांग्रेस के बम्बई अधिवेशन में किसके द्वारा भारत छोड़ो प्रस्ताव प्रस्तावित किया गया था? तो वह है जवाहरलाल नेहरू। कांग्रेस के किस अधिवेशन की अध्यक्षता से जवाहरलाल नेहरू द्वारा की गई थी? तो वह है लाहौर 1929। भारत को पूर्ण आजादी और 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस स्वीकार करने की मांग किसने की थी? जवाहरलाल नेहरू। डिस्कवरी ऑफ इंडिया के लेखक कौन है? जवाहरलाल नेहरू। प्रधानमंत्रियों में से किसने अमेरिका और सोवियत संघ के बीच बढ़ते शीत युद्ध की स्थिति में भारत के दृष्टिकोण के बारे में कहा था? वे एशिया में हमारे पड़ोसी और हमें निर्यात अनेक समान कार्य करने होंगे और एक दूसरे के साथ कार्य करने होंगे। तो वह जवाहरलाल नेहरू। फिर है नेहरू समर्थक थे। नेहरू किसके समर्थक थे? तो वो है लोकतांत्रिक समाजवाद के। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का वर्ष 1929 में लाहौर सम्मेलन जिसमें अंग्रेज में पूर्ण स्वतंत्रता पाने की संकल्प अंगीकृत किया गया था, जिसकी किसकी अध्यक्षता में हुआ था? वो है जवाहरलाल नेहरू। 1929 के लाहौर अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में पूर्ण स्वाधीनता का लक्ष्य रखा गया तथा नेहरू रिपोर्ट 1928 पर विस्तृत विचार विमर्श हुआ और 26 जनवरी 1930 को झंडा फहराने का निर्णय लिया गया। इस अधिवेशन में पारित एक प्रस्ताव में पूर्ण स्वराज को कांग्रेस का उद्देश्य घोषित किया। इस अधिवेशन में एक नागरिक आंदोलन भी छोड़ने की घोषणा की गई, जिसका दायित्व महात्मा गांधी पर छोड़ दिया गया और पूरे संगठन को गांधी जी की आज्ञा के अधीन छोड़ दिया गया और गांधी जी के नेतृत्व में राष्ट्रीय आंदोलन एक बार फिर सरकार के मुकाबले खड़ा हुआ। किस कांग्रेस सत्ता में कार्यकारी कमेटी की संज्ञा आंदोलन का प्रारंभ करने का अधिकार दिया था? तो वह है लाहौर सत्र। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर सत्र में कार्यकारी कमेटी को संज्ञा आंदोलन प्रारंभ करने का अधिकार दिया गया था। ध्यान रहे कि मुंबई अधिवेशन 1934 के अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद थे। 1936 के लखनऊ अधिवेशन के अध्यक्ष पंडित
जवाहरलाल नेहरू तो 1939 के त्रिपुरा अधिवेशन के अध्यक्ष सुभाष चंद्र बोस थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पूर्ण स्वराज को अपना उद्देश्य किस वर्ष घोषित किया गया था? 1929। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में संपन्न हुए लाहौर अधिवेशन 1929 में पूर्ण स्वराज को अपना लक्ष्य घोषित किया गया था। घोषित है द स्ट्रगल ऑफ फॉर स्वराज, स्वराज के लिए संघर्ष नामक पुस्तक लिखी थी, तो वो लिखी थी मोतीलाल नेहरू ने लिखी थी। किन 2 वर्षों में नेहरू लगातार कांग्रेस वर्ष के अध्यक्ष बने थे? सन 1936 और 37। फिर है कौन सी पुस्तक जवाहरलाल नेहरू द्वारा लिखी गई थी? तो वो है डिस्कवरी ऑफ इंडिया। जवाहरलाल नेहरू ने 1927 में किस देश में साम्राज्यवाद विरुद्ध अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में भाग लिया था? और बेल्जियम। फिर कौन सी अवधारणा जवाहरलाल नेहरू के राजनीतिक चिंतन का हिस्सा है? तो सारी ये अंतर्राष्ट्रीयवाद भी है, पंचशील भी है, प्रजातंत्र भी है। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भारत के किस प्रकार की अर्थव्यवस्था का समर्थन किया था? मिश्रित अर्थव्यवस्था। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किस जेल में रहकर भारत की खोज नामक पुस्तक लिखी थी? अहमदनगर। फिर है दिसंबर 1929 में लाहौर में कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन निम्नलिखित में से किस कारण से प्रसिद्ध था? तो वो था तीनों कार्य कांग्रेस कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में जवाहरलाल नेहरू का चुनाव, पूर्ण स्वराज या पूर्ण स्वतंत्रता की घोषणा, राव नदी के तट पर भारतीय स्वतंत्रता का ध्वज फहराना। फिर है सरदार वल्लभ भाई पटेल। जन्म है उनका 31 अक्टूबर 1875 को नाडियाद, गुजरात में एकता दिवस। मृत्यु 15 दिसंबर 1950 को दिल के दौरे के कारण इनकी मौत हो गई। बारडोली किसान आंदोलन 1928 में गुजरात में हुआ। इसका नेतृत्व सरदार पटेल ने किया, जिसके परिणाम स्वरूप किसानों ने 28% कर को कम करके 6% कर दिया। इस आंदोलन की सफलता के बाद महिलाओं द्वारा सरदार की उपाधि दी गई। सरदार पटेल 1924 से 1928 तक अहमदाबाद नगर निगम के अध्यक्ष रहे। 1931 में कांग्रेस की कराची अधिवेशन की अध्यक्षता की। 5 जुलाई 1947 को रियासती विभाग का गठन हुआ, जिसके अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, जिसके माध्यम से रियासतों का भारत में एकीकरण किया गया। इसी कारण सरदार वल्लभ भाई पटेल को भारत का लौह पुरुष, भारत का बिस्मार्क कहा जाता है। सरदार पटेल देश के पहले गृह मंत्री, उप प्रधानमंत्री तथा दूरसंचारी मंत्री थे। इनके जन्म के दिन के अवसर पर राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाया जाता है। प्रथम बार राष्ट्रीय एकता दिवस 2014 को मनाया गया था। 1991 में उन्हें भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। 31 अक्टूबर 2018 को दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा द स्टैच्यू ऑफ यूनिटी सरदार वल्लभ भाई पटेल को समर्पित की गई थी, जिसकी ऊंचाई लगभग 182 फीट 597 फीट है। फिर सरदार वल्लभ भाई पटेल के संदेह में सत्य कथन नहीं है। जो सत्य कथन नहीं है वो है मतलब थर्ड है, वह गवर्नर जनरल के वैधानिक सलाहकार थे। ये गलत है। बाकी सारे से सरदार वल्लभ भाई पटेल ने बाकी सारे सही है। देखो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने ऐसी किसी भी समझौते से इनकार किया जो प्रतीक्षा एवं विदेशी विदेशी संबंध भारतों को नहीं सौंपता। ये तो सही था। फिर बाद के अंदर है उन्होंने विलय पत्र का प्रारूप तैयार करने में सहयोग किया, जो सभी रियासतों को स्वीकार था। अंतरिक्ष सरकार में उप प्रधानमंत्री थे। स्वतंत्र भारत के पहले उप प्रधानमंत्री और गृह मंत्री कौन थे? तो वो थे हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। बारडोली सत्याग्रह का नेता कौन था? वल्लभ भाई पटेल। सरदार पटेल को किस देशी राज्य के विरुद्ध पुलिस कार्यवाही करनी पड़ी थी? हैदराबाद। फिर बारडोली सत्याग्रह किए जाने का कारण था, तो वो था बढ़ी हुई लागत दरों का विरोध। फिर है सरदार वल्लभ भाई पटेल कांग्रेस के अध्यक्ष कब चुने? 1931। फिर किस आंदोलन का नेतृत्व सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था? बारडोली सत्याग्रह। भारत का बिस्मार्क किसे कहा जाता है? सरदार वल्लभ भाई पटेल। 1928 में वल्लभ भाई पटेल ने भू स्वराज में वृद्धि के खिलाफ गुजरात के एक तालुका बारडोली में किसान आंदोलन का नेतृत्व किया था। बारडोली में किसान सत्याग्रह निम्न में से किस वर्ष प्रारंभ हुआ था? तो वो था 1828। आमतौर पर किसे लौह पुरुष के नाम से जाना जाता है? सरदार वल्लभ भाई पटेल को। फिर बाद में है मौलाना आजाद। देखो जन्म हुआ था इनका 11 नवंबर 1888 को मक्का में हुआ था। मृत्यु थी 22 फरवरी 1958। पुरस्कार सम्मान एवरेस्ट 1992 में मरणोपरांत मौलाना अबुल फजल कलाम आजाद को भारत रत्न से सम्मानित किया गया। वर्ष 1905 में उन्होंने बंगाल के विभाजन का विरोध किया और ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की अलगाववादी विचारधारा को खारिज किया तथा उत्तरवादी नेताओं के साथ रहे। सन 1920 में उन्हें भारतीय खिलाफत समिति का अध्यक्ष चुना गया। मौलाना ने 1923 में
कांग्रेस दिल्ली के विशेष अधिवेशन की अध्यक्षता के लिए कांग्रेस के सबसे युवा अध्यक्ष बने। मौलाना आजाद 1940-1945 कांग्रेस के अध्यक्ष रहे। वर्ष 1938 में आजाद ने गांधी जी के समर्थकों और तत्कालीन कांग्रेस चुनाव अध्यक्ष सुभाष चंद्र बोस के बीच पैदा हुई मतभेदों में सुलह का कार्य किया था। प्रमुख पत्र है नेरंग ए आलम 1899, अल मिसाल 1900, अल हिलाल 1942, उर्दू साप्ताहिक पत्रिका प्रेस एक्ट 1914 के तहत प्रतिबंधित है। द कॉमरेड 1911 से 1914। प्रमुख पुस्तकें इंडिया मीन्स ड्रीम, गुयाद ए खातिर, इसकी रचना 1942-1946 में अहमदनगर जेल में की। मौलाना आजाद ने ही भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान अर्थात आईआईटी और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की स्थापना की। आजादी के बाद वे भारत के उत्तर प्रदेश राज्य के रामपुर जिले से 1952 में सांसद चुने गए और वे भारत के पहले शिक्षा मंत्री बने। फिर एक ही स्वतंत्रता सेनानी ने अल हिल्लाल समाचार पत्र शुरू किया था। मौलाना आजाद की प्रमुख पुस्तक थी इंडिया विंस ड्रीम्स है। मौलाना अब्दुल अब्दुल कलाम आजाद को भारतीय खिलाफत समिति का अध्यक्ष चुना गया था। 1920 में चुना गया था। मौलाना अब्दुल कलाम आजाद कांग्रेस के अध्यक्ष निर्वाचित हुए थे। 1940 में हुए थे। अब्दुल कलाम आजाद 1923 और 1940 में कांग्रेस के अध्यक्ष निर्वाचित हुए और वे 1946 तक कांग्रेस के अध्यक्ष रहे। अल हिलाल नामक पत्र का प्रकाशन किया गया था मौलाना अब्दुल कलाम आजाद द्वारा। फिर भारतीय कांग्रेस के 55वें रामगढ़ अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? मौलाना अब्दुल कलाम आजाद द्वारा। फिर बाद में है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। जन्म हुआ था 14 अप्रैल 1891 को महुई छावनी मध्य प्रदेश में। पिता है इसका रामजी माली, पिता है इसके रामजी मालोजी और सखपाल, माता है भीमाबाई। मृत्यु है 6 दिसंबर 1956 को। समाधि स्थल है चैत्य भूमि, मुंबई महाराष्ट्र है। राजनीतिक दल है शेड्यूल कास्ट फेडरेशन, स्वतंत्र लेयर पार्टी, भारतीय रिपब्लिक पार्टी। अन्य राजनीतिक सामाजिक संगठन है बहिष्कृत हितकारिणी सभा, समता सैनिक दल। शैक्षिक संगठन है डिप्रेस्ड क्लासेज एजुकेशन सोसाइटी, द बॉम्बे शेड्यूल कास्ट इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट, पीपल्स एजुकेशन सोसाइटी। धार्मिक संगठन है भारतीय बौद्ध महासभा। पुरस्कार सम्मान है बुद्धिस्ट तत्व 1956, भारत रत्न 1990, पहले कोलंबियन अहेड अहेड द टाइम 2004, द ग्रेट इंडियन 2012। महाराजा गायकवाड़ छात्रवृत्ति पर डॉक्टर अम्बेडकर नौकर गए, जहां कोलंबिया विश्वविद्यालय 1915 में अपना एमए पूर्ण किया, जिसमें अपने एडमिनिस्ट्रेशन एंड फाइनेंस और ईआईसी नामक थीसिस लिखी। तत्पश्चात नेशनल डिवाइडेड ऑफ इंडिया ए हिस्टोरिकल एंड एनालिटिकल स्टडी नाम से अन्य थीसिस लिखी। कोल्हापुर के शाहजी महाराज की छात्रवृत्ति पर लंदन गए तथा लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से एमए एससी व डीएससी पूर्ण की। इस दौरान प्रोविजनल डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ इम्पीरियल फाइनेंस ऑफ इंडिया 1921 एमएससी, द प्रॉब्लम ऑफ द रुपीज 1923 डीएससी थीसिस लिखी। उन्होंने अछूतों की शिक्षा को बढ़ावा देने और उन्हें ऊपर उठाने के प्रयास किए। उनका पहला संगठित प्रयास केंद्रीय संस्थान बहिष्कृत हितकारिणी सभा की स्थापना जुलाई 1924 को मुंबई में की गई। महाड़ सत्याग्रह 1927 में महाड जल सत्याग्रह महाराष्ट्र के राज्य एगर जिले में शुरू किया गया, जिसके द्वारा दलितों को सार्वजनिक तालाब पर पानी पीने का अधिकार मिला। 25 दिसंबर 1927 को मनुस्मृति का दहन किया गया था। मनुस्मृति दहन दिवस मनाया गया। द्वितीय आंग्ला मराठा युद्ध के अंतर्गत 1 जनवरी 1818 को बहु भीमा कोरेगांव की लड़ाई में मारे गए भारतीय महार सैनिकों के सम्मान में अम्बेडकर ने 1 जनवरी 2027 को भीमा कोरेगांव विजय स्मारक जय स्तंभ में एक समारोह आयोजित किया। 14 जून 1928 को दलितों की शिक्षा हेतु डिप्रेस्ड क्लास एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना की। 1929 में जनता पत्र का प्रकाशन किया। अम्बेडकर ने 3 गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया। 1931 के दूसरे गोलमेज सम्मेलन में दलितों हेतु पृथक निर्वाचन को लेकर गांधी जी से तीखी बहस हुई। फिर 26 सितंबर 1932 को डॉक्टर अम्बेडकर व गांधी जी के मध्य पुणे की यरवदा जेल में पुनः एक समझौता हुआ। अम्बेडकर ने पाकिस्तान निर्माण का समर्थन किया तथा थॉट्स ऑफ इंडिया नामक पुस्तक लिखी। 1945 में दलित लोगों में शिक्षा प्रसार हेतु पीपल्स एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना की। इसके तहत बम्बई में सिद्धार्थ कॉलेज, औरंगाबाद में मिलन कॉलेज खुली। 1946 में अम्बेडकर बंगाल से संविधान सभा में चुने गए। विभाजन के बाद बम्बई से संविधान सभा के सदस्य चुने गए। 29 अगस्त 1947 को
अम्बेडकर संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष चुने गए, इसलिए भारतीय संविधान का निर्माता कहा जाता है। 1955 में भारतीय बौद्ध महासभा का गठन किया गया था। द बुद्धा एंड हिज धम्मा पुस्तक ली। 1990 में अम्बेडकर के मरणोपरांत भारत के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। अम्बेडकर का साहित्य प्रमुख पुस्तक है एनाइहिलेशन ऑफ कास्ट 1936, रानडे गांधी एंड जिन्ना 1936, मिस्टर गांधी एंड द इंसिपेशन ऑफ द अनअटैचेबल्स। फिर है व्हाट कांग्रेस एंड गांधी हैव डन टू द अनटचेबल 1945, कम्युनल डेडलॉक एंड एवे टू सॉल्व ईच मई 1946, पूर्व विधि सुधराज अक्टूबर 1946, द बुद्धा एंड हिज धम्मा 1957। फिर वोटिंग फॉर ए वीजा आत्मकथा 1935-1936, द बुद्धा एंड कार्ल मार्क्स अंतिम पुस्तक। फिर पत्रकारिता मुख्य नायक 1920, जनता 1930, बहिष्कृत भारत 1927, समता 1928 एवं संबुद्ध भारत 1956 में सम्मिलित है। फिर है कथन है तो दोनों ही सही है। देखो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने मार्च 1927 में हिंदू जाति की प्रतिगामी प्रथाओं को चुनौती देने हेतु महार सत्याग्रह का नेतृत्व किया। डॉक्टर अम्बेडकर ने 1924 में सरकार के समस्त दलितों की कठिनाइयों और शिकायतों को उजागर करने हेतु बहिष्कृत हित कानूनी सभा की स्थापना की। फिर बाद में दलित वर्ग संगठन किसने स्थापित किया था? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने। 1936 में लाहौर को जात पात तोड़क मंडल के वार्षिक सम्मेलन में अध्यक्ष भाषण देने के लिए बी आर अम्बेडकर को आमंत्रित किया गया था, लेकिन कार्यक्रम रद्द होने के कारण वह भाषण नहीं दे सके। उस भाषण का शीर्षक क्या था जिससे बाद में एक पुस्तक के रूप में प्रकाशित किया गया था? तो वह है इनहिलेशन ऑफ कास्ट। फिर ऐसा नहीं है कि भारत संसद या संसदीय प्रक्रियाओं को नहीं जानता तथा बौद्ध भिक्षु संघों के एक अध्ययन से पता चलता है कि न केवल वहाँ संसद थी, क्योंकि संघ संसदों के अलावा और कुछ नहीं थे, बल्कि संघ आधुनिक संघ समय में ज्ञात संसदीय प्रक्रिया के सभी नियमों को जानते थे और उनका पालन करते थे। फिर निम्नलिखित में से किसने संविधान सभा में संसद के पूर्ववर्ती के रूप में प्राचीन भारत की संस्था का प्रकाश डालते हुए उपयुक्त वाक्य दिया था? बी आर अम्बेडकर। बी आर अम्बेडकर के बारे में निम्न कथनों को ध्यान से पढ़ो। फिर है सही विकल्प चुनना है, तो जो सही है ना वो दोनों ही सही है। देखो बंगाल से संविधान सभा के लिए चुने जाने के बाद बी आर अम्बेडकर प्रारूप समिति के अध्यक्ष बने, जिससे ने स्वतंत्र भारत के संविधान का प्रारूप किया। तो स्वतंत्र भारत में बी आर अम्बेडकर जवाहरलाल नेहरू के मंत्रिमंडल में कानून मंत्री बने, लेकिन ये लंबे समय तक इस पद पर नहीं रह सके। फिर 26 जनवरी 1950 को किसने कहा था कि हम विरोधाभासियों की दुनिया में प्रवेश करने जा रहे हैं? भीमराव अम्बेडकर। अम्बेडकर से जुड़ी घटनाओं को सही कल मतलब सीक्वेंस वाइज बताया था। मुख्य नायक का प्रकाशन है फर्स्ट। फिर है एनिलेशन कास्ट का प्रकाशन है, पहाड़ सत्याग्रह है, बहिष्कृत कानूनी सभा की स्थापना है। निम्नलिखित में से कौन सी डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की रचना है? तो सारी ही है एनिहिलेशन ऑफ कास्ट है, थॉट ऑन पाकिस्तान है, रानडे गांधी एंड जिन्ना है, द बुद्धा एंड हिज डम स्टेम। फिर है बाद में हमको सीक्वेंस वाइज लगाना है डॉक्टर भीमराव की। तो फर्स्ट है द प्रॉब्लम ऑफ द रूपी, इट्स ओरिजिन एंड इट्स सॉल्यूशन। फिर सेकंड है द राइज एंड फॉल ऑफ हिंदू वुमेन। फिर है द बुद्ध एंड हिज डम्स। फिर गांधी एंड गांधी डम्स। फिर ये किस भारतीय 3 गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? बी आर अम्बेडकर। पूर्व शुद्धराज पुस्तक के लेखक है तो वो बी आर अम्बेडकर। फिर बाद के अंदर है फिर है अपनी प्रकाशित की थी। देखो जो एनिहिलेशन है ना वो उन्होंने की थी 1936 में की थी। द प्रॉब्लम ऑफ द रूपी है वो 23 में की थी। और व्हाट कांग्रेस एंड गांधी की डन टू डेट जो वो की थी 1946 में की थी। वो कुंवर सुधराज 1923 में की थी। इसने 1951 में एक गैर नेहरू मंत्रिमंडल से हिंदू कोड बिल को लेकर त्यागपत्र दिया था बी आर अम्बेडकर। पुनः समझौता के हस्ताक्षरकर्ता कौन है? तो गांधी अम्बेडकर है। फिर 1936 में बी आर अम्बेडकर ने बॉम्बे प्रांत के चुनाव 17 सीटों पर चुनाव लड़ने के लिए एक राजनीतिक दल गठित किया था। राजनीतिक दल का नाम क्या था? इंडिपेंडेंस लेबर्स पार्टी। बी आर अम्बेडकर के
के बारे में निम्नलिखित कौन सा कथन गलत है? जो गलत है वो फर्स्ट है हिंदू, फर्स्ट कथन है वो गलत है, ठीक है। ये जो फर्स्ट है वो गलत है। उन्होंने हिंदू कोड बिल पर मतभेदों के कारण 1954 में कैबिनेट से इस्तीफा दे दिया गया था। उन्होंने अनुसूचित जाति संघ की स्थापना की थी। वे इंडिपेंडेंस लेवल पार्टी के संस्थापक थे। उन्होंने 1956 में बौद्ध धर्म अपनाया था। फिर कौन सा कानून पुस्तक डॉक्टर बी आर अम्बेडकर द्वारा लिखित नहीं है? तो वो इतिहास का चक्कर नहीं है। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के नेतृत्व में इंडिपेंडेंस लेबर पार्टी ऑफ इंडिया ने बम्बई विधानसभा निर्वाचन 1937 में कितनी सीटें प्राप्त की थी? तो वो 15 की थी। स्टेटस एंड मोनिराइट माइनॉरिटीज के लेखक कौन है? डॉक्टर अम्बेडकर है। थॉट्स ऑन पाकिस्तान पुस्तक लिखी थी तो लिखी थी डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने लिखी थी। अम्बेडकर के फिर रचनाओं का हमें शुक्र दिखना है। तो फर्स्ट है इनिलेशन ऑफ कास्ट है, सेकंड है पूर्व शुद्राज है, द अनटचेबल है, फिर लास्ट है हमारी बुद्धा एंड हिज दमाज। सामाजिक व्यापक वर्गों को लामबद्ध करने के लिए अम्बेडकर ने क्या स्थापित किया था? अखिल भारतीय अनुसूचित जाति के फेडरेशन। भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे तो वो थे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर द्वारा स्थापित अंतिम राजनीतिक दल था तो वो था ऑल इंडिया शेड्यूल कास्ट फेडरेशन। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को 29 अगस्त 1946 को पदभार सौंपा गया था संविधान प्रारूप समिति का अध्यक्ष। डॉक्टर बी आर भीमराव अम्बेडकर का जन्म 1891 में मऊ में हुआ। यह स्थान किस राज्य में स्थित था? मध्य प्रदेश। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर संदर्भ में कौन सा सत्य है? जो सत्य है ना, देखो वे 1936 में अखिल भारतीय ललित वृक्ष संघ के अध्यक्ष बने। ललित के प्रतिनिधि के रूप में 1930-31 में अम्बेडकर ने लंदन में आयोजित प्रथम एवं द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। 1949 में अम्बेडकर को भारत की विद्या मंत्री बनाया गया था। फिर मेरा जन्म हिंदू धर्म में हुआ, इसमें मेरी खुशी नहीं थी परंतु मैं एक हिंदू के रूप में अपने प्राण नहीं त्यागूंगा, यह कथन था डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के। इसी के साथ ये टॉपिक हमारा कंप्लीट होता है। आगे हम नेक्स्ट वीडियो के जरिए तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।